Good morning, everyone. My name is Devraj Mandal. Welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. आज हम एक स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही बढ़िया शेयर है, हर किसी को नाम पता है। इस वेल नोन बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको हम एनालाइज करेंगे, आज इसके बारे में जानेंगे कि बैंक का क्या फाइनेंशियल्स है, इस बैंक के क्या क्या अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्या बताती है, किस रेट पे मिल रहा है, क्या करंट सिनेरियो है, क्वार्टरली वाइज किस तरीके से प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है। तो ये सब डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि इस शेयर्स में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जानेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं क्या है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ ए फॉर्च्यून 500 कंपनी। इट इज़ एन इंडियन multinational public sector banking and financial services statutory body headquarters in Mumbai. It is the largest and oldest bank in India with over 200 year of history. तो 500 फॉर्च्यून बैंक्स में आता है, ठीक है, फॉर्च्यून कंपनी में आता है, बैंकिंग में बैंक है ये। और इट इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टैट्यूटरी बॉडी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। बहुत ही पुराना बैंक है, 200 साल तक की इसकी हिस्ट्री है, 200 साल से चल रहा है। कुछ की पॉइंट्स इसके देखते हैं। सेकेंड, मार्केट कैप अगर हम देखें इसका 9,84,353 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,066 रुपीज़ का है। अभी जो रेट चल रहा है मार्केट में 1,066 रुपीज़ का चल रहा है। इसने अपना हाई बनाया है 1,090, लो बनाया है 680 रुपीज़ का। तो सबसे लो इसका कितना टच हुआ है अभी हाल फिलहाल में, अगर हम देखें तो 680 का लो है और हाई 1,090 का है। स्टॉक पी 12.1 है। स्टॉक पी हमें क्या बताता है कि कंपनी में जो कंपनी का जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड शेयर है या ओवर वैल्यूड है, कि कंपनी में 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए उस शेयर्स में हम कितना पैसा लगाएं। तो देखो, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 12 रुपये एक पैसा देना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है 12 रुपये समथिंग हमें देना पड़ रहा है। तो मतलब तुम 1 रुपये कमाने के लिए तुम्हें 12 रुपये देना पड़ रहा है, ये बोल सकते हैं। तो दैट इज स्टॉक पी। और अगर 15-20 के आसपास होता है, इसके नीचे होता है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12.1 पे हमें मिल रहा है, तो इट इज़ अंडर वैल्यूड। बुक वैल्यू इसका 641, तो इसका बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू ये होती है कि अगर कंपनी में कुछ ऐसी स्थिति आ गई, बैंक में कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि बैंक शट डाउन हो जाए, तो इक्विटी होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा। तो जो बुक वैल्यू में जो पैसा मेंशन है उतना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। तो सेफ है। 1,090 रुपीज़ का शेयर है और बुक वैल्यू ही शेयर की 641 रुपीज़ है। तो इट मीन्स कि तुम्हारा पैसा सिक्योर है लगभग 1,990 तक। अगर कंपनी में किसी के माइंड में ये आता है कि अगर हमने शेयर्स में पैसा लगाया, इस शेयर्स में पैसा लगाया, अगर शेयर्स में पैसा लगाया तो वो शेयर्स की कंपनी डूब जाए तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा, ऐसा डर लगा रहता है। बट ये डर बड़ी कंपनी जो होती है, जो लार्ज कैपिटल कंपनी होती है, और स्टेट बैंक तो वैसे ही बहुत टाइम से हर कोई जानता है, तो ऐसी कंपनी जो होती है वो ईज़िली शट डाउन नहीं होती। उनका बिज़नेस ईज़िली बंद नहीं होता है कि वो इस कगार पे आ जाए कि उनको अपने शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाना पड़ जाए जो उन्होंने ले रखा है।
इन्वेस्टर्स ने जो पैसा कंपनी में लगा रखा है वो उनको लौटाने की नौबत आ जाए, ऐसी नौबत नहीं आती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, लार्ज सेक्टर कंपनियों में, और ये वेल नोन बैंक है। तो इससे हमें ये पता लगता है डिविडेंड यील्ड 1.49% का है, ROCE 6.47% का है, ROE 17.2% का है, और फेस वैल्यू इसका 1 रुपीज़ का है। तो कुछ इसके प्रॉस और कॉन्स देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो कंपनी ने अच्छा गुड प्रॉफिट का ग्रोथ भी दिया हुआ है ना? कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ है 36.3% तक का लास्ट 5 ईयर में। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 18.2%। कौन सा अगर देखे, मतलब अगर कंपनी का देखे एडवांटेज भी देखे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छे परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। डिसएडवांटेज देखे, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? कंटिजेंट लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जब कोई कंपनी में कोई ऐसी दुविधा आ जाए कि कंपनी को वो पे करना पड़ जाए या कुछ ऐसे केसेस चल रहे हो, तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करती, वो अपने फुट नोट्स में एक कंटिजेंट लाइबिलिटी शो करती हैं। तो इन्होंने अपनी कंपनी को सेव करने के लिए भी ये लाइबिलिटी, जो फ्यूचर के किसी दुविधा पे या किसी सिचुएशंस पे डिपेंड है कि वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर हो गई, ऐसा हो गया तो कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी को पैसा देना पड़ सकता है। तो दैट इज़ अराउंड 27,42,584 करोड़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो है, कंपनी ने इतना तो पैसा कंटिजेंट लाइबिलिटी में डाल रखा है। ठीक है, अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम 1,99,771 करोड़। ये थोड़ा सा कौन सा है। ठीक है, आओ अब इस कंपनी के पीयर्स कंपनी देख लेते हैं। पीयर कंपनी मतलब बोले तो कंपनी के सब्स्टिट्यूट कंपनी, कंपनी के कंपिटिटर्स। तो ये सारे कंपिटिटर्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया। अगर इन सब के पी रेशियो में से देखें तो अभी इन सारों में से सबसे महंगा SBI है, बाकी सारे सस्ते हैं, मतलब कंपैरिजन देन SBI। और SBI का होना महंगा इसलिए है क्योंकि लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है, 200 साल से चल रही है, वेल नोन बैंक है, हर कोई जानता है। आओ इसका हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें, रेवेन्यू 91,518 करोड़ दिसंबर 2022 में था, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2025 तक अगर हम चेक करें तो 1,30,590 करोड़। तो मतलब रेवेन्यू इंक्रीज़ करा। अब उसी हिसाब से अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले, टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखे तो वो भी ग्रो कर रहा है सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद। ठीक है, टैक्स पे करने से पहले का अगर हम प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2022 में 21,355 करोड़ का था। अब ये बढ़ते अभी 30,067 का। तो मतलब हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करने के बाद का प्रॉफिट देखें तो क्या ग्रोथ है, 15,888 करोड़ रुपए इन्होंने दिसंबर 2022 में कमाए थे इस बैंक ने, और बढ़ते ये हो गया 22,176 करोड़। ठीक है, तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है। अब कंसोलिडेट बेस पे देख लेते हैं ईयर बाय ईयर। ये हमने ऊपर देखा क्वार्टरली बेसिस पे, ईयर बाय ईयर साल में देखें, साल में बढ़ रहा है भैया। 1,89,000 का मार्च 2014 में पूरा ऑल ओवर पूरे साल का वो क्वार्टरली, ये फिगर जो बताए थे मैंने क्वार्टरली बेसिस पे, हर 3 महीने के क्वार्टर का है। और यहाँ पर कंसोलिडेट कर दिया चारों क्वार्टर को एक साथ एक साल बना दिया है। ठीक है, तो सीधा मार्च से कंपैरिजन कर रहे हैं। 1,89,062 करोड़ का
प्रॉफिट हुआ और रेवेन्यू जनरेट हुआ था कंपनी का, और बढ़ते 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 कंपनी का रेवेन्यू हो गया मार्च 2025 तक 4,90,938 करोड़। तो काफ़ी बड़े रेंज में इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी ग्रो करी है, बैंक ग्रो करा है, तो हमें सब कुछ सही लग रहा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर हम देखें यहाँ से, तो देखो मार्च 2014 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 21,326 करोड़, और ये पूरे साल हर साल बढ़ते 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 देखो क्या ग्रो किया है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2025 में हो गया 1,06,365 करोड़। ये नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट है 14,807 करोड़ मार्च 2014 में आफ्टर टैक्स, और 14,807 से बढ़ते 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 ये पहुंच गया 80,523 करोड़। तो देखो काफ़ी वेल ग्रो हुआ है, इसी हिसाब से शेयर ने भी परफॉर्म किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें कंपनी के पास, कंपनी ने इक्विटी कैपिटल्स 747 करोड़ का मार्च 2014 में मेंटेन किया था। अब करते करते 2025 तक 923 करोड़ हो गया। रिज़र्व कंपनी ने अपने पास रखा था 1,46,625 करोड़। ठीक है, अब ये रिज़र्व्स बढ़ते बढ़ते कंपनी के अकाउंट में कितने रिज़र्व्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गए रिज़र्व, 5,68,389। डिपॉजिट्स हमारे 18,30,852 करोड़ से बढ़ के हमारा हो गया है 5,65,559। ठीक है, इतना बढ़ गया है, तो काफ़ी ह्यूज रेंज में बढ़ा है। बोरोइंग्स भी अगर हम देखें तो बोरोइंग्स भी हमारी बढ़ रही है। देखो बोरोइंग्स बढ़ी है घटी है, 2,23,760 करोड़ की उधारी थी, बोरोइंग्स थी। ठीक है, अब वो बढ़ते 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 5 लाख 10 लाख बढ़ते बढ़ते पहुंच गई 6,50,303 करोड़। अदर लाइबिलिटीज़ हमें देख रखी है, फिक्स एसेट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स हमें दे रखी है अच्छी खासी। तो ये था। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम चेक करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेशन से हमारे जो पैसा आया है वो है 48,486 करोड़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारा पैसा जो हुआ है, फ्लो हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कि इन्वेस्टमेंट करके कितना इन्वेस्टमेंट करा, पैसा अपने पास जो कैश पड़ा हुआ था उसमें से कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, तो उसमें उन्हें 3,387 का इन्वेस्टमेंट करा, तो जेब से पैसा गया है, इसलिए वो नेगेटिव है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मतलब कि हमने उधारी में कितना पैसा दिया है, तो उधारी में जब पैसा दे रहे हैं तो उसमें भी हमारी जेब से यार इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो लगभग कैश फ्लो हमारे पास जो कैश रिजर्व बचा, ऑपरेशन से पैसा आया, इधर उधर सर्कुलेट करा 31,361 करोड़ मार्च में, तो मतलब कैश रिजर्व अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स हम देख लेते हैं, प्रमोटर्स कैसे हैं। प्रमोटर्स मार्च 2023 में 57.49% प्रमोटर्स थे, और ये बढ़े हैं, बढ़ते बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते देखो 57 थे, घटे हैं। दिसंबर 2025 तक प्रमोटर्स 2-3% तक घटे हैं। एफआईआईज कैसे, एफआईआईज की ग्रोथ हुई है, कम हुई है। देखो 9.89% था 2023 में, अब बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते देखो 2025 में 10.34 है। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, उसी हिसाब से डीआईज देखें। एफआईआईज कौन होते हैं, एफआईआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो फॉरेन्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े वेल्थ मैनेजमेंट टीम्स,
फर्म्स होते हैं, कैपिटल मार्केट फर्म्स होते हैं, वो सब जब मिल के पैसा लगाती हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में काउंट की जाती है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में वही अपोजिट इंडिया का, जो इंडिया में जो बैंक्स हैं, अच्छे अच्छे कैपिटल मार्केट फर्म्स हैं, वो पैसा लगाते हैं, जब म्यूचुअल फंड हाउस है जब वो पैसा लगाते हैं इन सब चीज़ों पे, तो वो DIIs की कैटेगरीज में आते हैं। गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना 0.03%, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और इतना गवर्नमेंट ने इस पर पैसा डाला हुआ है। पब्लिक का पैसा कितना है? 2023 में 7.40% था, अब 7.40% 2023 में था, अब 2025 में 6.97%, 6.97%, इट मीन्स घटा है ये। तो पब्लिक ने भी पैसा थोड़ा सा निकाला है, प्रमोटर्स ने भी पैसा निकाला है, बाकी DIIs और FIIs ने थोड़ा सा ग्रोथ किया है, थोड़ा सा ग्रो किया है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने देखो, इसमें देख के हमें ये तो पता लगा भाई प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कंपनी ने लो बनाया है 600 समथिंग, 687 समथिंग का हाई बनाया है 1090 का। अब क्या हमें लेना चाहिए? देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली इस स्टॉक को स्टॉक को हम इसके बारे में सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई टिप्स नहीं है। ठीक है, तो जो भी है, ऑल ओवर स्टॉक इज़ बेस्ट। आगे देखते हैं, हम इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने टेक्निकल्स लगाए हुए हैं, ये मैंने टेक्निकल लगाया हुआ है ज़ीरोधा में। तो इंडिकेटर्स में मैंने लगा रखा है, RSI इंडिकेटर लगा रखा है, MACD लगा रखा है, और लीनियर रिग्रेशन लगा रखा है, और सुपर ट्रेंड लगा रखा था। देखो, बिगिनर्स के लिए मैंने बताया कि हमेशा सुपर ट्रेंड और RSI यूज़ करो। तो अभी लास्ट फिलहाल ये, अगर इसको लीनियर रिग्रेशंस और MACD आपको चेक करना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर लो, मैंने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसे हटा दे रहा हूँ, मैं इस वीडियो में से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दो इंडिकेटर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि करंट सिनेरियो को देखते हुए क्या मुझे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखो, अगर हम देखो 2 घंटे का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करा है 2 घंटे का, और यहाँ पे लगा रखा है सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड में हमें क्या बोलता है? सुपर ट्रेंड हमें बोलता है अगर कैंडल रेड कैंडल के ऊपर बन रही है तो मतलब मार्केट इज़ गोइंग टू डाउन ट्रेंड, मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। और वही कैंडल के नीचे ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट इज़ गोइंग टू अपवर्ड। जैसे हमने देखा मार्केट में अप ट्रेंड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप ट्रेंड है, क्योंकि अभी हमने देखा, चेक किया, एनालाइज किया, तो रेवेन्यू भी बढ़ा है, आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। तो ऑब्वियसली ये शेयर्स फ्यूचर में ग्रो करेगा, और इवन उसका जो स्टॉक भी है वो कम भी है। बट स्टिल, क्या हम ये सब देखने के बाद और इंडिकेटर सीखने के बाद क्या हम डिसीज़न ले लें? अभी भी हमें वेट करना है, हमें एटलीस्ट RSI को चेक करना है कि देखो, सुपर ट्रेंड ने तो हमें बता दिया ग्रीन सिग्नल बाय, तो क्या पता बाय की रैली हमारी निकल गई हो। हमें बाय कहाँ करना चाहिए था? जब इसने एज पर सुपर ट्रेंड हमें बाय कब करना चाहिए था? जब इसने सिग्नल क्रिएट किया, यहाँ पे कहाँ पे करीबन इसने 1000 पे इसने ग्रीन सिग्नल क्रिएट किया था, और इससे जाते जाते इसने 65 का मूव दिया है। तो इस तरीके के मूवमेंट पकड़ने के लिए हमें इंडिकेटर्स देखना है। तो अभी एटलीस्ट हमें रैली हमारे हाथ से बाहर निकल भी चुकी होगी, उसे चेक करने के लिए हमें RSI लगाना पड़ेगा। मैं RSI लगाता हूँ। मैंने लगाया RSI में देखो 53 RSI की क्या रेंज है, ये देखो, ये RSI देख रखा है 53.9। RSI हमें क्या बोलता है? RSI में बोलता है 30 से नीचे अगर है तो ओवरसोल्ड कंडीशन है, यहाँ पर
बायर्स ने ऊपर पे माल खरीदा और बेचते बेचते नीचे आ गए और वो रेंज चल रही है 30 से भी नीचे। तो अभी चल रहा है 53 क्या, ये एक अप ट्रेंड का इशारा है कि मार्केट अगर चाहे तो यहाँ से बिल्कुल अप ट्रेंड पकड़ ले, अप ट्रेंड पकड़ के मार्केट हाई आ जाए और मार्केट 70-80 तक क्रॉस करे। तो ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑल ओवर हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस तो हमें एटलीस्ट थोड़ा सा 30 तक का हमें RSI वेट करना है, RSI 30 के नीचे मिले और हमें जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर हमें अप ट्रेंड की तरफ नज़र आए यानी कि ग्रीन सिग्नल में, तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे एक तरीका एक स्टॉक को एनालाइज करने का जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, जिसमें मैंने इंडिकेटर्स भी समझा दिए और आपको मैंने प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल भी समझाया, ठीक है। थ्योरेटिकल समझाया मैंने, थ्योरी मतलब कहने का मतलब थ्योरेटिकल फंडामेंटली बताया सारी चीज़ें। तो ऑल ओवर हम इसमें जो डिसीजन लेना है वो ये है कि हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट स्टिल इंडिकेटर को देखते हुए कि हमारा इंडिकेटर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अभी हमें वेट का टाइम दे रखा है तो हमें वेट करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल दे सकती है, ठीक है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।